बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में सेल डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, ये जो टॉपिक है सेल डिफरेंशिएशन, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करें। अच्छा भाई, जब हमने इस चैप्टर का स्टार्ट लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो मैंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे अपनी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं और उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं ना। ये हमने स्टार्ट के अंदर हमारी ये स्टेटमेंट थी। अगर हम इस जायगोट के अंदर देखें तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो कितना होता है, 46, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम्स का नंबर है। फिर इस क्रोमोसोम्स के अंदर छोटे छोटे जो हैं वो हेरिडिटी के यूनिट लगे हुए हैं, कैरेक्टर्स के यूनिट जिन्हें हम जीन कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि इस जायगोट के अंदर मुख्तलिफ किस्मों के प्रोसेस हुए, सीरीज ऑफ रिएक्शन हुए, ये जायगोट सीरीज ऑफ स्टेजेस से गुजरा और फिर इस सिंगल सेल से फिर डबल सेल बने, फिर ट्रिपल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह से बनते बनते 100 से भी ज़्यादा बने। फिर एक्टोड्रम बनी, एंडोड्रम बनी, मेसोड्रम बनी, उन्होंने मुख्तलिफ किस्मों के ऑर्गन बनाए, फिर वो मिलके उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइज्म बनाया। ये सारी कहानी थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है जो अभी आप लोगों के जहन में अराइज नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे पूछने के बाद जरूर अराइज हो जाएगा। देखें भाई, जब इस जायगोट के अंदर डिवीजन हुई थी, माइटोसिस हुई थी, तो इस जायगोट से टोटल सेल कितने बने थे? 2 बने थे, ठीक है। फिर इन 2 सेलों के अंदर दोबारा से जब डिवीजन हुई तो फिर इन 2 सेलों से फिर दोबारा कितने सेल बन गए? 4 बन गए। फिर इन 4 के अंदर जब डिवीजन हुई तो इनसे 8 बन गए। इस तरह से ये प्रोसेस चलता गया और 100 से भी ज़ायद सेल बन गए। आप लोगों ने खुद देखा था, जिन्हें हमने ब्लास्टोड्रम का नाम दिया था। बहरहाल, मैं सिर्फ 4 सेल ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन रियल में 4 नहीं है, बहुत सारे हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेल नंबर 1 है और ये हमारे पास सेल नंबर 2 है और ये हमारे पास सेल नंबर 3 है और ये हमारे पास सेल नंबर 4 है। अब अगर हम इन चारों सेलों को देखें तो इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कितना होगा? 46। इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो कितना होगा? 46। इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कितना होगा? 46। और सेल नंबर 2 के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो कितना होगा? 46। यानी इन चारों सेलों के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट है, कंप्लीट जीन मौजूद है, कंप्लीट डीएनए मौजूद है, कंप्लीट क्रोमोसोम्स मौजूद है। मैंने तो 4 सेल लिए, यहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे, सिर्फ समझाने के लिए याद रखना। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब इस सेल 1 के अंदर कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इसमें आँख का भी जीन है, नाक का जीन है, किडनी का जीन है, लीवर का जीन है, हार्ट का जीन है, हर सेल के अंदर हर किस्म का जीन मौजूद है, फिर ऐसा क्यों होता है कि ये जो सेल नंबर 1 है, ये आगे चल के या तो आपको ब्रेन बना के देगा, मतलब कोई एक ऑर्गन आपको बना के देगा, सारे जीन इसके एक्टिवेट कभी भी नहीं होंगे, कोई एक जीन इसका एक्टिवेट होगा। फॉर सपोज करते हैं वो जीन कौन सा था? ब्रेन बनाने वाला। अब हम सेल 2 की बात करते हैं, इसके अंदर भी सारे जीन मौजूद हैं, हर तरह का जीन मौजूद है, लेकिन ये आगे चल के आपको किडनी बना के देता है। बाकी जीन इसके कहाँ गए? ओके। इसी तरह से हम सेल 3 की तरफ आते हैं तो इसके अंदर भी कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल मौजूद है ये, लेकिन आगे चल के हमें लंग्स बना के देता है। इसी तरह से जब हम सेल 4 की बात करते हैं तो इसके अंदर भी सारे जीन मौजूद हैं, लेकिन ये हमें क्या बना के देता है? हार्ट बना के देता है। यानी कि इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि हर सेल अपना एक एक जीन, कोई पार्टिकुलर जीन एक्टिवेट कर रहा है और बाकी जितने भी जीन हैं उनको इनएक्टिवेट कर रहा है। तो यानी ये सेल फैसला कर रहा है कि मुझे कौन सा जीन एक्टिवेट करना है और मुझे कौन सा जीन इनएक्टिवेट करना है, और ये भी फैसला कर रहा है कि मुझे कौन सा जीन सारी जिंदगी के लिए इनएक्टिवेट करना है और मुझे कौन सा जीन थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिवेट करना है, फिर बाद में जाके एक्टिवेट कर देना है। जिस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह के अंदर दांत नहीं होते ना, टीथ नहीं होते, तो इसका ये मतलब तो नहीं उसके पास वो दांतों वाला जीन नहीं है, उसके पास वो जीन है, लेकिन उस सेल ने ये फैसला किया हुआ है कि उस जीन को मैंने किस टाइम क्या करना है, एक्टिवेट करना है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? यानी कि आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि सेल डिसाइड कर रहा है, सेल फैसला कर रहा है कि मुझे कौन से जीन को एक्टिवेट करना है, कौन से जीन को मुझे इनएक्टिवेट करना है, किस जीन को मुझे कितने अरसे तक के लिए इनएक्टिवेट करना है और किस जीन को मुझे सारी ज़िंदगी के लिए इनएक्टिवेट करना है। तो सेल का ये जो फैसला है, सेल की ये जो सिलेक्शन है, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ जीन वाली, इसको कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन।
मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये कहता है कि जब हमने स्टडी की थी डेवलपमेंट की, तो उसने हमें साफ-साफ बता दिया था कि जितने भी सेल आते हैं, 100 सेल आए, 100 से ज़्यादा, मिलियन, ट्रिलियंस, वो सारे के सारे सेल आते एक सिंगल ही सेल से हैं, जिसे हम ज़ायगोट कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम उसे एग भी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, जब गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, यानी कि जब ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेयर के बाद तो ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो कुछ जीन ऐसे हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है और कुछ जीन ऐसे हैं जिनको इनएक्टिवेट किया जाता है। और ये कहता है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स बाय अ सेल, यानी कि सेल ये सिलेक्ट करे मुझे कौन से जीन एक्टिवेट करने हैं, कौन से जीन इनएक्टिवेट करने हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल डिफरेंशिएशन। मुझे उम्मीद है कि आपको सेल डिफरेंशिएशन का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और ये मेरी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इस सेल के अंदर आखिरकार ऐसा क्या था? ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसने इस सेल को कहा कि आपने फलाँ जीन को एक्टिवेट करना है और फलाँ जीन को इनएक्टिवेट करना है? तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, कि भई ये जो सेल डिफरेंशिएशन का मैकेनिज़्म होता है ये क्या होता है? बहुत आसान सा है, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास ये ज़ायगोट होता है तो इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। आप में से किसी को याद है, मैंने कहा था सबसे जो पहली क्लीवेज होती है वो कौन-सी होती है? वर्टिकल होती है। फिर जो दूसरी और तीसरी क्लीवेज होती है वो हॉरिज़ॉन्टल होती है, बाकी रैंडम होती हैं। लेकिन मैंने आपसे याद है ये कहा था कि ये याद रखना, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये इस तरह की सीक्वेंस क्यों है। पहले वर्टिकल, फिर हॉरिज़ॉन्टल, ये इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसे हम ओवम कहते हैं, अभी गौर से मेरी बात को आप समझना। और जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ठीक है? अभी आप स्पर्म को भूल जाओ, सिर्फ ओवम के ऊपर हम फोकस करते हैं, इसको समझते हैं। भाई फीमेल का जो ओवम होता है उसके अंदर कुछ चाबियां मौजूद होती हैं, कुछ कीज मौजूद होती हैं, इस तरह से बहुत सारी इसके अंदर जो है वो चाबियां मौजूद होती हैं। ये बहुत सारी इसके अंदर चाबियां क्या है, मौजूद हैं। अब जब ये स्पर्म आके इस ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ। ये जो मैं थोड़ा डार्क करके बना रहा हूँ ये इसका क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। बाकी पूरा का पूरा स्पर्म बाहर रह जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज होगा, बाकी सिर्फ सारा सिस्टम बाहर। अब होता क्या है कि ये फ्यूजन हो गई, यहाँ पे ये जायगोट बन गया। अब जब पहली क्लीवेज होती है तो इन चाबियों की होती है डिस्ट्रीब्यूशन, ये चाबियां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। देखो जब पहली वर्टिकल क्लीवेज होती है तो आधी चाबियां एक सेल में चली जाती हैं और आधी चाबियां दूसरे सेल में चली जाती हैं। फिर जब हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है तो इन चारों सेलों के अंदर चाबियां चली जाती हैं। फिर दूसरी जब होती है, इस तरह से हर सेल अपनी अपनी क्या करता है, चाबी ले लेता है। इस चाबी को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब क्लीवेज होती है तो उस वक्त ये क्यों पहली वर्टिकल होती है फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल, ये इस वजह से ताकि हर सेल अपनी चाबी आसानी के साथ ले सके। आप इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, ये अनफर्टिलाइज्ड एक सेल है, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल का ओवम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको दो मुख्तलिफ किस्मों की चाबियां दिखाई दे रही हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। अब इस तरह की सिर्फ इन्होंने दो दिखाई है, बहुत सारी होती है। हर जीन को एक्टिवेट करने के लिए ये चाबी क्या होती है, मौजूद होती है। जबकि यहाँ पे आपको स्पर्म दिखाया जा रहा है, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए और यहाँ पे क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब इस जायगोट के अंदर आप क्या देख रहे हैं, चाबियां मौजूद हैं। तो पहली जब माइटोटिक डिवीजन हुई, यानी जब पहली बार क्लीवेज हुई तो वर्टिकल हुई और इस तरह से दो सेल बन गए। आप क्या देख रहे हैं कि हर दो सेल के अंदर उनकी चाबियां क्या हैं, मौजूद हैं। इस तरह से जब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेगा खुद को, चार सेल बनेंगे, फिर हर सेल के अंदर चाबी क्या होगी, मौजूद होगी। इन चाबियों को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। अब ये चाबियां डिसाइड करेंगी कि मुझे इस सेल के अंदर किस जीन को एक्टिवेट करना है और किसको इनएक्टिवेट करना है। इस सेल के अंदर मुझे किसको एक्टिवेट करना है, किसको इनएक्टिवेट करना है। हर सेल के अंदर उसकी चाबी होगी, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होगा, जो कि फैसला करेगा कि मुझे किस जीन को एक्टिवेट करना है और किस जीन को क्या करना है, इनएक्टिवेट करना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, जिसमें ये चाबियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, सेलों के अंदर जा रही हैं ड्यूरिंग क्लीवेज, इस पूरे प्रोसेस को साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन कहा जाता है। ये लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, ये आपने खुद अपने जहन में डालना है, नोट कर लेना है, अपने नोट्सों पे अपनी बुक में नोट कर लेना कि हर सेल जब अपनी अपनी चाबी लेता है ड्यूरिंग
क्लीवेज, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन। तो क्लीवेज का मेन मकसद ही यही होता है कि साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन हो, हर सेल अपनी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट ले, अपनी चाबी ले और हर सेल के अंदर पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करे, बाकियों को क्या कर दे? इनएक्टिवेट करे। तो ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिवाइड द ओवम साइटोप्लाज्म इनटू मेनी सेल। सही बात है, क्लीवेज जब होती है तो ओवम का साइटोप्लाज्म बहुत सारे सेलों में डिवाइड होता है। तो ये कहता है जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर चाबियां मौजूद होती हैं जीन को एक्टिवेट करने की और बाकियों को इनएक्टिवेट करने की। इन चाबियों को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट्स कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट्स हैं, चाबियां हम मान लेते हैं जीन को एक्टिवेट करते हैं, पर ये बने किसके हुए होते हैं, ये हैं क्या? तो अभी तक हमें ये कंफर्म सही से पता नहीं चला, लेकिन कुछ किताबें, कुछ बुक्स लिखती हैं कि ये कुछ मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिल के पार्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करते हैं और पार्टिकुलर जीन को क्या करते हैं? इनएक्टिवेट करते हैं, फिर सेल बनते हैं, फिर उनसे आपस में टिश्यू वगैरह बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा का सारा मैकेनिज्म ऑफ सेल डिफरेंशिएशन भी समझ आ गया होगा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट भी समझ आ गया होगा, क्लीवेज का जो मेन मकसद था, जो मेन एम था साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ऐसे सवाल ज़रूर आते हैं, या फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके जहन में भी ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि सर सेल डिफरेंशिएशन के बाद जो जीन एक्टिवेट हुए वो तो समझ आ गए, जो जीन इनएक्टिवेट थे क्या वो सारी जिंदगी के लिए इनएक्टिवेट रहेंगे? उन्होंने अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला जो सिस्टम है उसको लॉस कर लिया है, या वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकते, वो सारी जिंदगी के लिए लॉस हो गए हैं? या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस इनएक्टिवेट जीन को जब उसकी चाबी दूं तो वो एक्टिवेट हो जाएगा? इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे कि सेल डिफरेंशिएशन के बाद क्या बाकी इनएक्टिवेटेड जीन अपना जेनेटिक मटेरियल लूज कर देते हैं, या फिर जब हम उन्हें चाबी देंगे तो वो चाबी लेके अपने आप को एक्टिवेट कर देंगे? तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया जॉन गर्डन ने, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और हम आपको इस बात का जवाब देते हैं कि आया सेल डिफरेंशिएशन के बाद सेल जेनेटिक मटेरियल लूज करता है या नहीं करता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओवम लेंगे। ओवम लेना तो शर्त है ना, क्यों? क्योंकि वो चाबियां किसके अंदर पड़ी हुई हैं? वो चाबियां ओवम के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसलिए जब हम आगे चैप्टर 9 में एक टॉपिक पढ़ते हैं क्लोनिंग, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्म जो हमें अच्छा लगता है उसके जैसा हम दूसरा ऑर्गेनाइज्म बनाते हैं अपनी मर्जी का। तो उसके अंदर जो हम सेल लेते हैं ना, वो ओवम लेते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन टीचर्स से पूछते हैं, उनको भी पता नहीं चलता, वो बस कह देते हैं कि बस हम ओवम ही लेना होता है। नहीं, इसका लॉजिक है। ओवम इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई आप जो डीएनए उसमें डालोगे जिसमें सारे जीन पड़े हुए हैं, उनको एक्टिवेट करने की चाबियां किसके पास हैं? उनको एक्टिवेट करने की चाबियां इसके ओवम के पास होती हैं, फीमेल के अनफर्टिलाइज एग के पास होती हैं। तो इसलिए क्लोनिंग में हमेशा ओवम इस्तेमाल होता है। खैर, जब मैं क्लोनिंग पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में तो मैं समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो ये मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। बहरहाल, हमने ओवम लिया और इस ओवम का जो न्यूक्लियस था उसको हमने रेडिएशन देके, अल्ट्रावायलेट रेस देके यहाँ से खत्म कर दिया। देखो, आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया, फ्रॉग की स्किन का एक सेल लिया, जो कि सिर्फ स्किन ही बना सकता है। इस सेल के अंदर सिर्फ स्किन का जीन ही एक्टिवेट है, बाकी सारे के सारे जीन क्या हैं? इनएक्टिवेट। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम उनको चाबी देते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं या नहीं होते। अगर एक्टिवेट होंगे तो इसी से आपको नया फ्रॉग का बच्चा टेडपोल बना के दे देंगे, अगर नहीं होंगे तो स्किन ही बनेगी, बाकी कुछ भी नहीं बनेगा, है ना? यही है, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल अपना लॉस कर चुके हैं। और इसी तरह से हम एक इसके साथ एक और सेल भी लेंगे, दो दो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। दूसरा जो हम सेल लेंगे वो टेडपोल का लेंगे, फ्रॉग के बच्चे का लेंगे। उसके जो गट है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका एक एपिथेलियल हम सेल लेंगे जो उसकी लेयर्स वगैरह बनाता है, वो सेल लेंगे। अब ये दोनों सेल हमने ले लिए। देखो, ये इस तरह से इसका सेल का भी हमने ले लिया, इसका स्किन सेल भी ले लिया, और इसका जो है ये हमने यहाँ पे गट सेल भी ले लिया। इसके न्यूक्लियस को हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, बाकी क्योंकि मैंने बताया था हमारे किसी काम का नहीं है। इसके न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, इसके फीमेल के ओवम में डाल देंगे। ये आ गया फीमेल के ओवम में, यहाँ पे देखो, ठीक। अब हम इस सेल को छोड़ देंगे किसके लिए? क्लीवेज के लिए।
जब हम इसको क्लीवेज के लिए छोड़ देंगे तो इस ओवम के अंदर चाबियां तो ऑलरेडी मौजूद हैं, इस तरह की बहुत सारी चाबियां मौजूद हैं, तो वो चाबियों समेत इस न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, इससे 2 3 4 5 बहुत सारे सेल बनेंगे। फिर वही सारा प्रोसेस चलेगा, एक्टोड्रम एंडोड्रम मेसोड्रम बनेगी, वहां से ऑर्गन बनेंगे। लेकिन शर्त तो ये है ना कि ये जो हमने स्किन वाला सेल लिया है या फिर हमने जो एपिथेलियल वाला सेल लिया है, ये तब ही अपने जो है वो जीन को एक्टिवेट कर पाएंगे। चाबियां तो हमने इनको दे दी हैं, अगर इनका जेनेटिक मटेरियल सही होगा, सलामत होगा, लॉस नहीं हुआ होगा। और जब हमने इसकी क्लीवेज करवाई, हमने मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सब स्टेज करवा लिए, तो हमने क्या देखा कि इससे पूरा का पूरा जो है वो टेडपोल डेवलप हो गया। तो यानी कि इस बात का ये सबूत है। देखो, हमने स्पर्म नहीं लिया था, अगर स्पर्म से बनता तो चलो बात समझ आती थी। हमने स्किन का सेल लिया जो कि सिर्फ स्किन बना सकता है, हमने गट का सेल लिया जो कि सिर्फ गट बना सकता है। अब इनके अंदर जो बाकी जीन थे, हम ये देखना चाह रहे थे कि वो मर गए हैं या वो जिंदा हैं, वो जेनेटिक मटेरियल लॉस कर चुके हैं या अभी भी उनके काम का है। जब उनको चाबियां देंगे तो हमने क्या किया, इनका सेल उठा के सीधा सीधा फीमेल के ओवम में डाला और इसको हमने छोड़ दिया क्लीवेज करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि इससे बच्चा बन गया। यानी कि सेल डिफरेंशिएशन के बाद सेल कभी भी अपना जेनेटिक मटेरियल लूज नहीं करता। जब भी आप उस सेल को उसकी चाबी दोगे वो एक्टिवेट होगा। चाबी ब्रेन की दोगे तो सिर्फ ब्रेन बना के देगा, चाबी लंग्स की दोगे तो सिर्फ लंग्स बना के देगा, चाबी किडनी की दोगे तो सिर्फ किडनी बना के देगा। ये साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स चाबियां जिस चीज की दोगे वो बना के देगा। लेकिन यहाँ पे तो सारी चाबियां मौजूद थी, तो इसलिए आपका यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बन गया है, डेडपोल बन गया है। तो कितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, कितना आसान सा ये टॉपिक है और कितना कॉन्सेप्शल ये टॉपिक है। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जॉन गर्डन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेल डिफरेंशिएशन के अंदर फ्रो के ऊपर। उसने एक मेच्योर ओवम लिया। अब मैंने आपको बताया कि हम मेच्योर ओवम क्यों लेते हैं, क्योंकि ओवम के अंदर ही वो सारी की सारी चाबियां मौजूद होती हैं। फिर उसके न्यूक्लियस को इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। और इसने जो है वो न्यूक्लियस लिया इंटरस्टिशियल सेल्स का, टेडपोल का, और वो इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, ओवम के अंदर। और उसने देखा, उसने इसको अलो किया कि वो डेवलप होने लग जाए। फिर डेवलपमेंट होने के बाद उसने देखा कि उसी इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस से, उसी स्किन वाले सेल से, उसी गट वाले सेल से एक पूरा का पूरा क्या बन गया, कंप्लीट फ्रॉग बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने अंदाजा लगा लिया कि सेल डिफरेंशिएशन के बाद कोई भी सेल अपना जेनेटिक मटेरियल लूज नहीं करता। जिस दिन आप उसको चाबी दोगे उस दिन एक्टिवेट होकर आपको पूरा ऑर्गेनाइज्म बना के दे देगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा किस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर डन कर दीजिएगा। और अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ शेयर करनी है, तो उसके लिए भी कमेंट खुले हुए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।